हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्जाम यानी कि मेंस का एग्जाम 13/10/2025 को हुआ था, जिसका आंसर की 17/10/2025 को आया है। ठीक है, इसके मेंस में दो शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो में मैथ का सोल्यूशन वीडियो है, ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, यदि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, एक्स जो है वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये चिन्ह लगाना, जब भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता पूछेगा तो ये चिन्ह लगाना है। जैसे कहा एक्स वाई के समानुपाती है, तब एक्स समानुपाती क्या लिखना है, वाई। और जब व्युत्क्रमानुपाती बोले तो इस तरह लिखना है 1/वाई। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है वाई यदि दोगुना होगा तो एक्स दोगुना कम होगा, एक्स यदि 5 गुना होगा तो वाई 5 गुना कम होगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। और समानुपाती का मतलब होता है एक्स दोगुना होगा तो वाई भी दोगुना होगा, वाई 5 गुना होगा तो एक्स भी 5 गुना होगा। ठीक है, जब भी ये चिन्ह हम हटाते हैं समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती में, जैसे एक्स बराबर लिखेंगे तो एक हमेशा कांस्टेंट लाते हैं, तो के लाएंगे और बट्टा में वाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती में जब भी ये चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लाएंगे, इसके बदला में कांस्टेंट हम लाएंगे कुछ भी, जो इस क्वेश्चन के लिए हमेशा उसका वैल्यू सेम ही होगा। ठीक है, कह रहा है एक्स 4 होने पर वाई 6 होता है। एक्स 4 होने पर के का के ही है, वाई क्या होता है 6, तो के बराबर क्या निकल गया, 24। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखिए, मतलब क्या पूछ रहा है हमसे। तो वाई 32 होने पर एक्स क्या होगा, तो एक्स बराबर के बट्टा वाई है, तो वाई 32 होने पर एक्स क्या होगा, तो वाई 32 हो, के तो हमेशा फिक्स रहेगा जो कि 24 निकला है, यही एक्स होगा। 8 3 24, 8 चौके 32, यानी 3/4 एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, चलते हैं आगे मैथ के क्वेश्चन पे। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके वीडियो डाउनलोड करके सारे जीके के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो रीजनिंग में तो वो सारे फोटो लेके उस ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसका सोल्यूशन फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग पीडीएफ लेके उसको बना लीजिएगा, हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस को बता दे रहे हैं। चलते हैं 8 नंबर पे। मैथ का क्वेश्चन है, वस्तु एक्स वाई के क्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। किसी व्यक्ति ने वस्तु एक्स को बेचकर 43% का लाभ लिया और वाई को बेचकर 12% की हानि हुई। संपूर्ण लेन देन में लाभ परसेंट मतलब कितना होगा, हानि या लाभ जो भी प्रतिशत होगा क्या होगा। सेम क्वेश्चन बता चुके हैं, इसे खुद बना लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पर। सेम क्वेश्चन पिछला शिफ्ट में था इसी तरह का, वहां बताया है, वहां बना लेना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 93 से विभाज्य है। 93 से कटने का मतलब वह संख्या किस किस से कटेगी। तो 93 का हम लोग गुणनखंड देखते हैं। 93 का गुणनखंड होता है 31 × 3, यानी जो संख्या 93 से कटेगी वो 31 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। हम लोग अब पहला काम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सी संख्या अपने 3 से चेक करेंगे जो 3 से कटती है। यदि कोई एक संख्या 3 से कट रही होगी तो मार के निकल जाना है, वही आंसर होगा। यदि कोई दो संख्या टकरा गया जो 3 से कट रहा है तो हमें 31 से भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चेक करते हैं। तो 8 5 13, 24 4 23, 9 32, 7 39, अंकों का योग क्या आया 39। ये भी देखिए 3 से कट रहा है, और आंसर ये दिया था ये भी 3 से कटेगा, इसको भी जोड़ते हैं। 5 5 10, 7 18, 7 25, 5 25 5 33, 6 39, ये भी अंकों का योग क्या आ गया 39। ये भी देखिए 3 से कट रहा है। तो दो, अब इसको इस अभी अब जांच नहीं कर रहे हैं, क्या कितना क्लियर हो गया, जो दो संख्या कम से कम 3 से कट रहा है। ठीक है, तो इसको भी पहले देख लेते हैं, इसको लास्ट में न जांचना पड़ेगा। 8 5 13, 24 20, 25, 5 30 34, ये देखिए नहीं कटा 3 से, इसको छाड़ दीजिए। 8 8 16, 5 21, 4 25, 6 31, ये भी 3 से नहीं कटा, इसको भी छाड़ दीजिए। बताया समझ में, ये दो को तो आंसर होना ही नहीं है। अब हम लोग 31 से चेक करेंगे। 31 विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई अंक में 3 से गुना करिए और शेष में घटाते चलिए। यदि अंत में प्राप्त संख्या 31 से कटता है तो वो संख्या 31 से कटेगी। जैसे ये क्या है, 8 5 5 7 8 6, यही दे रखा है ये, इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, यही दे रखा है 8 5 5 7 8 6, इकाई अंक को तिगुना करिए। 6 है 6 तिया 18, तो इसको भूल जाना है, इसमें घटा देना है। 8 में 7 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 5 5 8, फिर इसको तिगुना करेंगे 0 को, 0 ही रह जाएगा, इसको भूल जाना है, घट के 6 5 5 8। तो देखिए 8 5 5 6 बचा है, इसको फिर तिगुना करिए, 3 छक्के 18, इसको भूल जाइए। 15 में 60 गया 7, 4 में से गया 3, ये बच गया 8।
3 ना करिए, 3 सते 21, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 2 गया, देखिए 62, 62 31 से कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, तो यह संख्या 31 से कटेगी, इसी को टिक मार के निकल जाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में कौन सी संख्या, कोई भी संख्या देकर इस विभाज्य है कि नहीं, इसको हम वर्गखंड तोड़ लेंगे और उन सबों से चेक कर लेंगे, जो कटेगा वही संख्या कटेगी। चलते हैं नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन पे। 21 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, जिसके बीच का डिफरेंस जितना कम होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, वही देख के आप लोग इसको मार लीजिएगा, सेम पिछला शिफ्ट में भी हम बता रखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट 25 नंबर, निम्नलिखित को सरल करें। इसे तो हल कर ही सकते हैं, बेस सेम है, कहीं भी बेस सेम होता है और बट्टा में हो यानी बड़ी भाग में हो तो पावर क्या होता है, घटता है। एक पावर m घटे n कर सकते हैं, तो 4 3 के में से 1 गया या 4 बच गया। यहाँ देखिए, और जब गुना में हो, बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुटता है, इसी का यूज करना है। तो 4 2 और 4 3, तो घट के 4 की पावर 1 बच गया। यहाँ देखिए 4 के पावर 4 अभी भी है, 2 के पावर 4 है। नीचे 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2, ये 4 से 4 खत्म, ये 2 के पावर 1 है, ये घट के 3 हो जाएगा। तो 4 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर बच जाएगा, 3 है घट के, इसी को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा गुना करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ से भी देखिए सब सम संख्या ही है, एक भी विषम संख्या नहीं है गुना में, आंसर सम ही आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 28, इन सबों का औसत निकालना है, सभी को जोड़ के 4 से भाग देना है, कुछ पूछा ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं 29 नंबर, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस अर्धगोला है, संपूर्ण गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये संपूर्ण पृष्ठ है 155, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, क्या होगा कैलकुलेट करिए, 3 पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 155, 7 से इधर गुना होगा 1085, 22 66 नीचे, जो 11 स्क्वायर का वैल्यू था बराबर उठ चढ़ जाएगा, यही क्या हो गया, त्रिज्या। चलते हैं नेक्स्ट 30 नंबर, कोई दुकानदार किसी पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। कोई दुकानदार पंखा का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रख रहा है, यानी क्रय मूल्य 100 है तो मार्केट प्राइस रख रहा है 50% अधिक 150। उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, इस 150 पर 10% का हम छूट दे रहे हैं, 90/100 में बेच रहे हैं, यहाँ से आ गया 135 में हम लोग बेच रहे हैं, ये बात क्लियर। तो उसे 56 रुपए का लाभ होता है, तो पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा, तो लाभ कितना हो रहा है, 100 क्रय मूल्य 135 में बेच रहे हैं, तो 35 का लाभ हो रहा है, तब क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 135 है, तो 35 का लाभ का कंपेयर कर देते हैं 56 से, तो एक किसके बराबर, 56/35, हमें बताना है अंकित मूल्य है 150, तो 150 का वैल्यू क्या होगा, 56/35 गुने 150। ठीक है, यही तुलना करके बना देंगे, 7 8 56, 7 5 35 और 5 से कच गया 30, 8 3 24, 240 क्या हो जाएगा उसका अंकित मूल्य। चलते हैं नेक्स्ट 32 नंबर पे, एक बेईमान दुकानदार अपने माल उसके लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह इस बाट का उपयोग करते हैं जिसका वजन उस बाट पर लिखे वजन से 37% कम है। देखिए वजन में बेईमानी कर रहा है, कह रहा है हम कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहे हैं, तो वजन में बेईमानी कर रहा है तो लाभ होगा ही, तो लाभ प्रश्न पूछ रहा है कितना है, मान लेते हैं 100 रुपए क्रय मूल्य का सामान था। ठीक है, और 100 ग्राम मेरा वजन था, तो 100 ग्राम 100 रुपए क्रय मूल्य था, अगला को बोले जब लागत मूल्य पर बेच रहे हैं आपको 100 ग्राम दे रहे हैं, तो बोला 100 ग्राम दे रहे हैं, अगला 100 रुपया ले लिया, बट वो 37% कम वजन करता है, 100 ग्राम ना यूज करके 37% कम यूज करता है, 37% कम कितना हो जाएगा 63, यानी 63 ग्राम देकर बोलता है हम 100 ग्राम दे रहे हैं, अगला से 100 रुपया ले लिया, तो 63 ग्राम दाम का तो 63 रुपया ही होगा, 100 ग्राम का 100 रुपया माने हैं, 63 रुपया के सामान को वो 100 रुपया में बेच रहा है, कितना का फायदा ले रहा है, 37 का फायदा ले रहा है, किस पे 63 पे, तो 37 63 से तुलना कर रहे हैं, 63 पर निकालेंगे कितना परसेंट है, 33/63 गुने 100%। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट परसेंटेज, ये कैलकुलेट करिएगा, ये आंसर आ जाएगा, इतना परसेंट का हमें लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का, जीके आप खुद पढ़ लीजिएगा सारे जीके। ठीक है, चलिए 43 नंबर, एक हॉस्टल में 80 विद्यार्थी हैं, नए एडमिशन के कारण 30 नए विद्यार्थी मेस में शामिल हो गए और मूल दैनिक व्यय 2060 बढ़ जाता है, जबकि प्रति विद्यार्थी औसत 10 कम हो जाता है, तो मेस का मूल दैनिक व्यय क्या होगा बताना है। देखिए जब 80 विद्यार्थी हैं तो मान लेते हैं प्रति विद्यार्थी औसत व्यय x रुपए होगा, तो उस वक्त डेली कितना खर्चा होगा, 80 विद्यार्थी है, सभी का औसत पर डे व्यय x रुपए है,
तो 80 गुने एक्स, ये उस वक्त का दैनिक व्यय था ओवरऑल। ये 260 बढ़ जाता है कब? जब 80 की जगह मतलब 30 और बच्चे आ जाते हैं, बच्चे हो गए 110, यानी का जो औसत खर्च है प्रति विद्यार्थी वो 10 रुपया कम हो जाती है। पहले एक्स थी, अब एक्स माइनस 10 हो गई। यही बात तो कह रहा है। 10 विद्यार्थी जब बढ़ा, 30 विद्यार्थी 110 हुआ, तो प्रति व्यक्ति जो औसत व्यय है प्रति विद्यार्थी 10 कम हो गया। तो कुल व्यय ये हो रहा था, पहले कुल व्यय ये था, ये 260 बढ़ा दिए तो इसके बराबर हो गया। इक्वेशन तो यही बना, तो इसे ही हमें हल कर लेना है। ठीक है, 80x प्लस 260 बराबर हो जाएगा 110x माइनस 1100। बात आया समझ में? यहाँ से हम x निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। 260 प्लस 1100 बराबर 110x घटे 80x। तो कितना आएगा? दोनों को जोड़ दिए, 1360 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30x। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1360 बटे में 30, 0 0 कैंसिल, x का वैल्यू 136 बट्टा x हुआ। यानी कि जब 30 विद्यार्थी आने से पहले प्रति विद्यार्थी 3 होगा। ये प्रति विद्यार्थी खर्च क्या था? 136 बट्टे 3। ठीक है, तो पूछ रहा है आंसर क्या हमें? मेस का मूल दैनिक व्यय, पहले दैनिक व्यय क्या था? तो पहले 80 विद्यार्थी थे और प्रति विद्यार्थी x खर्च कर रहा था, यानी पहले दैनिक व्यय 80x था। 80 गुने x का वैल्यू है 136 बट्टे में 3। इसे ही कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे गुना करके इसमें भाग देना है। ठीक है, गुना करिए, 8 6 45 24 28। देखिए 10,880 बट्टा 3 आया, और इसे भाग देने पर आ जाएगा 26.66। ठीक है, देखिए ये आया हमारा मूल दैनिक व्यय, पहले वाला। ठीक है, आंसर कह रहा है मूल दैनिक व्यय निकटतम दहाई अंक तक में बताना है। तो निकटतम दहाई अंक इसका क्या होगा? 30 के करीब जाएगा, 20 ले जाएगा। 25 से नीचे रहता तो 20 ले जाते, 25 से प्लस 30 ले जाएंगे, तो 3630 हो गया इसका आंसर। आ गया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। देखिए 53 नंबर है, एक दुकान किसी उत्पाद पर 10%, 15% और 25% की 3 क्रमिक छूट देती है। वह एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करे, इसमें अंतिम मूल्य समान रहे। ठीक है, इन तीनों मिला के हमें एकल छूट बताना है। ठीक है, तो एकल छूट कैसे निकालते हैं? 3 दे रखा हो तो कहीं भी अगर 2 दे रखा हो, जैसे ए और बी 2 छूट है, एकल छूट क्या होगा? ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बट्टा 100 कर देते हैं डायरेक्ट। वही काम करते चलना है। पहले 2 का देखेंगे, 10 प्लस 15 घटे 10 गुने 15 बट्टे 100, 15 और 10 25 घटे 1.5, यह जाएगा 23.5। ठीक है, यानी स्टार्टिंग के दोनों छूट मिलाकर एकल छूट हो गया 23.5%। अब हम लोग 23.5% और 20 का चेक करेंगे, इन दोनों को मिला के एकल छूट क्या होगा? दोनों को फिर जोड़ेंगे, 23.5 प्लस 20 घटे 23.5 गुने 20 बट्टे 100, 23.5 और 20 जोड़ के हो जाएगा 43.5 घटे, इसको काटिए, ये से कटा, 5 से 5 कटा, दशमलव के नीचे 10 आएगा, ये देंगे, 5 चौक 20 प्लस 43 आया, यानी 4.7 आ जाएगा। ये 4.7 आया, 43.5 में से 4.7 घटा देंगे, 38.8 आ जाएगा। यही हो गया तीनों को मिला के एकल छूट। ठीक है, नेक्स्ट 55 नंबर, इसे खुद हल कर लेना है, पिछला शिफ्ट में भी था। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, छप्पर रीजनिंग है, इसे खुद बनाइए, नहीं बनेगा तो उस ग्रुप में डाल देना है, वहाँ सोल्यूशन फिर मिल जाएगा इसका। ठीक है, 57 नंबर, ये भी सरल करे, खुद बना लेना है इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट। सिर्फ हम मैथ का क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं जो छोटा वीडियो में पूरा बन जाए। देखिए 62 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, जब सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो 12, 15 और 20 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 5 बचती है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें प्रत्येक से, यानी 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी, इन सबों से भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो है क्या बचेगा? 5 बचेगा। जो भी संख्या निकालेंगे तो भाग देंगे, शेषफल 5 निकलेगा। दो संख्या कैसे निकालते हैं? तीनों में एलसीएम देते, एलसीएम जो भी आता, मान लेते एक्स आता, उसमें हम 5 जोड़ देते, यही संख्या जो होती जिसमें तीनों से भाग देने पर शेषफल 5 होता। आगे पूछ रहा है, यदि उसी संख्या को 4 से भाग दिया जाए शेषफल क्या होगा? देखिए हम जो एलसीएम लेंगे, जो संख्या आएगी वो संख्या 20 से कट रही है, 12 से कट रही है, दोनों में देखिए 4 कॉमन है, मतलब वो संख्या 4 से कट जाएगी,
यानी जो एलसीएम हम लोग एक्स निकालेंगे यह 4 से पूरा पूरा कटेगी। ये क्लियर। अब शेषफल क्या बचा 5, तो 5 से तो कम है 4, तो एक मरतब इसको भी काट देगा, 4 इकाई 4, शेषफल क्या बचेगा 1। बात आया समझ में। वो जो एलसीएम लेंगे उसको तो 4 पूरा काट ही देगा, और शेषफल जो 5 बचेगा उसको भी एक मरतबे और काटेगा, शेषफल क्या बच गया 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन पे। रामानंद अपनी आय का 48% खाद्य पर, 25% मकान पर, 12% परिवहन पर खर्च करता है। 48, 25 और 12। फिर कह रहा है, तब कह रहा है शेष आय। पहले जोड़ लेते हैं कितना खर्चा हुआ इधर। 8 2 10, 5 15 के 5 हाथ में 1, 4 2 6, 1 7 1 8, यानी 85% खर्चा हो गया है। हाँ, 15% रुपया हमारे पास बचा हुआ है। तो शेष आय का 60%, शेष जो 15% बचा है इसका 60% नहीं, 60/100 शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो 20 दिए, 20 बचे, 5 दिए, यानी 9% रुपया जो हम लोग शिक्षा पे खर्च कर देते हैं। उसके पास बची शेष आय, उसकी आय का कितना परसेंट है, तो शेष हमारे पास 6% ही आय बचा हुआ है, आय का ही लेके चल रहे हैं, तो 6% हमारे पास रुपया बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 73 नंबर। एक नाव की धारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, मतलब धारा की दिशा में, और विपरीत में 15 की चाल से है, तो धारा की चाल क्या होगा। जब साथ में चलता है तो धारा की चाल ऐड होता है, और जब विपरीत में चलता है तो धारा की चाल माइनस होता है। तो नाव की चाल को एक्स माने, ठीक है, ये नाव की चाल है, और धारा की चाल को वाई माने। जब धारा की दिशा में जाता है तो चाल जुट जाएगा, अब विपरीत जाता है मतलब चाल घट जाएगा। ठीक है, तो साथ में गया तो एक्स प्लस वाई 25 का चाल हो गया, विपरीत गया एक्स माइनस वाई 15 हो गया। हमसे पूछ रहा है धारा की चाल यानी वाई का वैल्यू। इसी इक्वेशन को हल करेंगे तो एक्स भी निकलेगा वाई भी निकलेगा, हम दोनों को घटा दिए तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल, वाई वाई 2y, 25 में से 15 गया 10, तो वाई का वैल्यू क्या गया 5, यानी कि धारा की चाल क्या होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब चलते हैं 74 नंबर पे। इसे सरल करना है बस। देखिए 4/2x², 4/2x², दोनों एक ही चीज है, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 4x²। ठीक, 7x माइनस में है, 4x प्लस में है, घट के हो जाएगा माइनस में 3x। ये दोनों ऑप्शन तो खत्म, यही दोनों में से आंसर होता। अभी दोनों को देखिए, -2/2 यानी -1, प्लस में 6/2, 2 3 6 3 आ गया, यानी कि 2 बचेगा, प्लस में ज्यादा है तो +2, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन पे। कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 13 घंटे में तय करती है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी 15 घंटे में तय करती है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 13 घंटे तय करता है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा 13 3 39, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, इतना किलोमीटर यहाँ चला। अब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 घंटे चला, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, तो फिर दूरी बराबर चाल गुने से 15 छक्के 90 किलोमीटर यहाँ चला, यानी कुल मिला के वो 39 + 90 इतना किलोमीटर चला, तो कुल दूरी ये हुआ। और समय क्या हुआ, औसत चाल क्या होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो कुल दूरी निकाल लिए, और कुल समय 15 और 13, 13 घंटा और 15 घंटा, कुल समय हो गया 18 घंटा, तो 28 घंटा, दोनों क्या होगा 28 होगा। तो 90 और 39 129/28, बस यही हो गया, इतना किलोमीटर प्रति घंटा क्या है एवरेज चाल, यही पूर्णांक में बदलिए ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन पे। किसी मान में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, निबल प्रतिशत वृद्धि क्या है। दो तरह की वृद्धि हो रहा है ए बी, एकल वृद्धि क्या होगा a + b + a × b/100 कर देंगे। ठीक है, जब भी दो वृद्धि दे रखा हो, वृद्धि या कमी, इस पर पुट कर दीजिए, वृद्धि है तो प्लस में लिखना है, कमी है तो माइनस में लिखना है। ठीक है, तो 10 और 20 पुट करेंगे, 10 जोड़ 20 + 10 × 20/100, 20 10 क्या हो गया 30, इससे ही खत्म, +2, 30 और 2 हो गया 32% का एकल वृद्धि होगा। बात आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन। संख्या 5, 155 और 83 का क्या बताना है, एलसीएम बताना है। एलसीएम इस तरह भी निकाल लेते हैं, एक ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 83, अब कटना है नहीं तो 5 × 31 × 83 कर देंगे, यही जो आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो गुना करके मार देना है। चलते हैं नेक्स्ट 82 नंबर। शुद्ध घी का मूल्य 86 रुपए प्रति केजी है। एक बेईमान दुकानदार इसमें 43 रुपए प्रति केजी मूल्य का वनस्पति तेल का मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 80 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, जिससे उसे 60% का लाभ होता है। वह दोनों किस अनुपात में मिश्रित किया,
सेम क्वेश्चन हम लोग पिछला सेक्शन में बताए थे, ठीक है, वहां जाके देख लीजिए, बहुत जल्द बताए थे, बढ़िया बना था, 10-15 सेकंड इसको मार दीजिएगा, ठीक है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ था वो क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 86 नंबर। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर सीआई है 10,000 की राशि 2 वर्षों में 12,100 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगा? प्रैक्टिस हो जाएगा तो पढ़ते ही मार देते हैं, लोगों को प्रैक्टिस हो चुका है, तो पढ़ते इसका आंसर हम जान गए थे इसे। अब बनाना क्या है, तो मिश्रण बराबर क्या होता है, बराबर पी इंटू 1 + r/100 का पावर टाइम, ठीक है, ये होता है मिश्रधन। यही मिश्रधन है 12,100 बराबर धन है 10,000 इंटू 1 + r/100, और टाइम कितना है 2 वर्ष, ठीक है, दो शून्य कैंसिल, यहाँ जाएगा 121/100, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, बराबर बच गया 1 + r/100, यहाँ से निकल जाएगा कितना 11/10, इधर भेजेंगे तो घट्टे 1 बराबर r/100, यहाँ हो जाएगा 1/10, जिसमें घटाव करेंगे ये r/100, जीरो जीरो कैंसिल, तार बराबर क्या बच गया 10%, यानी कि रेट क्या हुआ 10%, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का माध्य 15 है, अब प्रत्येक में 2 जोड़ते हैं तो नया माध्य क्या होगा, एवरेज ही होता है, हर एक का हिस्सा 15 है, हर एक में 2 जोड़ दिए तो एवरेज 2 बढ़ जाएगा, 15×2 = 17, बस कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 88, ये हो गया फिजिक्स का क्वेश्चन। 8 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से 7 मीटर ऊपर रखी हुई है, इसकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा बराबर होता है mgh, ठीक है, m क्या है 8 गुने, g क्या है 10, h क्या है 7, आ गया 560 जूल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 90 नंबर। सेम क्वेश्चन पहले शिफ्ट में भी बताए थे, सीधे ऐसा क्वेश्चन मिले तो 1/2 गुने लंब गुने आधार, सबसे बड़ा है ये कर्ण, इसको तो लेना ही नहीं है, तो इन दोनों को लेंगे 48 गुने 189, ठीक है, 2 से क्या कटा 24, देखिए आ जाएगा ये, जैसे आंसर टकराया मार के निकल जाना है, ट्रिपलेट है कि नहीं उतना चेक नहीं करना है, अक्सर ट्रिपलेट देगा, नहीं तो ट्रिपलेट नहीं होगा, नहीं होगा तो ऑप्शन में नो टकराएगा, ठीक है, ट्रिपलेट होगा तो ऑप्शन में टकरा जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा तो ऑप्शन में टकराएगा, नहीं होगा नहीं टकराएगा, तो नहीं टकराएगा तो हीरोन लगा देंगे, ठीक है, हीरोन सूत्र से एरिया निकाल देंगे। नेक्स्ट चलते हैं 91 नंबर। पी या क्यू का अनुपात क्या है, 5:9 है, पी की आयु जो है 25 वर्ष है, तो 5 गुना है तो भी 5 गुना होगा 45 वर्ष, तो कह रहा है क्यू पी से कितना बरस बड़ा है, तो 20 बरस बड़ा है, 45 का है 25 का है, ठीक है। नेक्स्ट 94 नंबर बोर्ड मास का फिर क्वेश्चन है, खुद हल कर लीजिए इसको। चलिए 95 नंबर, 10,000 के मूलधन पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 6% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष का मिश्रण क्या होगा, देखिए धन है 10,000, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, और 6% क्या है वार्षिक रेट है, वार्षिक दर है 6%, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित का मतलब होता है हमें हर एक 6 महीना, अर्धवार्षिक मतलब होता है 6 मंथ, हर एक 6 मंथ पर हम लोग ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे, ब्याज को जोड़ेंगे, मगर 6% है वार्षिक, तो 6% वार्षिक है, मतलब 12 मंथ का ब्याज, 12 मंथ पर हिसाब करेंगे तो 6% जोड़ेंगे, तो 6 मंथ पर हिसाब करना है तो कितना जोड़ेंगे, इसका आधा टाइम हुआ, आधा कर देंगे हम लोग, 3% रेट पर हिसाब लगाएंगे, जब अर्धवार्षिक रूप से जोड़ना है तो रेट क्या निकल गया 3%, ये क्लियर। और टाइम 1 वर्ष है, अब 6-6 महीना पर हम लोग हिसाब करेंगे तो 6-6 मंथ का कितना टाइम बनेगा, 6-6 मंथ का 2 टुकड़ा में बटा, तो टाइम 2 यूनिट लेंगे, बात आ गया T2 लेंगे, तब बताना है मिश्रधन क्या होगा, तो ब्याज पर ब्याज लेके बना दीजिए, 1,000 का 3% 300, फिर नेक्स्ट टाइम में 300, फिर ब्याज पर ब्याज देंगे, 300 का 3% 9, ये सभी मिलके कितना 609 रुपये हमें ब्याज मिला, तो 10,609 का क्या मिलेगा ब्याज, तो फॉर्मूला पर बैठा दीजिए इसको, ये बराबर P इंटू 1 + r/100 का पावर टाइम, धन क्या है 10,000, 1 प्लस रेट है 3/100, टाइम निकल गया 2, इसे कैलकुलेट कर दीजिए, ये भी 10,609 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 97 नंबर। एक बस डिपो से प्रत्येक 8 मिनट में बसें निकलती है, सीधी सड़क पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो समान सड़क पर डिपो की ओर जाते हुए एक यात्री को 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती है, यात्री का चाल क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में था, वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बता दिए हैं उसको हम छोड़ दे रहे हैं। चलिए 109 नंबर, LMNO एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, वैसा चतुर्भुज इसका चारों जो शीर्ष है वृत्त की परिधि पर हो, ये क्या होते हैं चक्रीय चतुर्भुज, और इसके आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, आया समझ में, तो वही कह रहा है LMNO एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है।
तो समझ लेते हैं। एम है उसमें 102 डिग्री अधिक कोण है, तो कुछ चित्र भी उसी तरह का खींचेंगे, अधिक कोण बना दिए इसको, ठीक है। ये क्या है, एम। एल एम एन, इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ पे कहीं ओ, ठीक है। ये जो है 102 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। अधिक कोण, अधिक कोण बना के बनाने का कोशिश किया है। और स्पर्श रेखाएं एल और एन की स्पर्श रेखा, एल और एन पर जो स्पर्श रेखा है वो कहाँ काटती है, पी पर। स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, एक एल पर और देखिए एक एन पर। कटेगी तो इस साइड, उस साइड तो ये कटने वाला है नहीं, पूरा भर के निकल रहा है। यहाँ पर कटी पॉइंट क्या है, पी। तो कोण एल पी एन, इसका वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, इस लाइन को यहाँ पर एक सेंटर, यहाँ सेंटर खींच लेते हैं। अब देखिए ई 102 है, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। यानी इसका और इसका योग, कोण एम और कोण ओ का योग क्या होगा, कोण एम प्लस कोण ओ 180 डिग्री। एम है यहाँ पर 102, तो कोण ओ क्या निकलेगा, 180 में से 102 माइनस कर देंगे तो 78 डिग्री। यानी कोण ओ का वैल्यू हो गया 78 डिग्री। ये क्लियर। एक हम अब और की समझ जाइए, किसी भी सर्किल में सेंटर से स्पर्श रेखा को मिलाएंगे हम, सेंटर से यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच ना 90 का कोण बनता है। जब स्पर्श पॉइंट से मिलता हुआ त्रिज्या हो इस तरह, तो क्या बनता है, 90 का कोण। ये सर्किल है, इसको हम इस एन से मिला देंगे तो क्या होगा, ये 90। इसको इस एल से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 90। ये बात समझ में आया, ये 90 है, ये 90 है, 180। हमको ये बताना है, अगर ये पता चल जाए तो ये और ये दोनों का योग 180 होगा। यानी किसी भी चतुर्भुज में अगर चतुर्भुज बना एल पी एन, इसको बी मानते हैं, ठीक है। एल पी एन बी एक चतुर्भुज बनता है, चारों कोनों का योग 360 होगा। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है, 360। ये 90 90 180 हो ही गया, तो शेष दोनों भी 180 होंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट और ध्यान रखिए, किसी भी सर्किल में किसी जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है ना, उसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का डबल होता है। यानी ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। ये 78 है तो इसका डबल कितना, 156 डिग्री होगा। ये क्लियर। अब ये 156 है, तो ये क्या होगा, इन दोनों का योग 180 होता है, 180 में से 156 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 24 डिग्री उसका आंसर, ठीक है। 110 रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे खुद बनाइएगा। 111 फिर आ गया सिंप्लीफिकेशन, सरल करे, इसका मान निकाल देना है, बात खत्म, खुद बनाइए इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन पे। कंटेनर ए में 30 लीटर शुद्ध दूध है जिसकी कीमत 4 रुपए प्रति लीटर है। कंटेनर बी में 50 लीटर शुद्ध दूध है जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है। सभी सामग्री को एक साथ मिला दिया जाता है, तो मिश्रण की प्रति लीटर औसत कीमत कंटेनर ए के दूध की प्रति लीटर कीमत से कितना अधिक या कम है वो बताना है। देखिए 30 लीटर दूध है जो 40 रुपए प्रति लीटर, तो 1200 रुपए यहाँ से दाम निकला। फिर आगे कह रहा है बी में 50 लीटर दूध है, प्रत्येक का दाम 50 है, तो 2500 रुपया यहाँ से निकला। यानी कुल कितना 3700 रुपया है, और 50 30 80 लीटर दूध है। यहाँ से कैलकुलेट करिए, 0 से 0 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, 6 0, 8 छक 48, 46.25 आ जाएगा, ठीक है। यानी औसत कीमत क्या होगा, 46.25 रुपए। क्वेश्चन में पूछ रहा है मिश्रण की प्रति लीटर औसत कीमत कंटेनर ए दूध की प्रति लीटर औसत कीमत से कितना अधिक है। ए का दाम है 40 और औसत दाम निकला है 46, कितना अधिक है, 6.25। यही पूछ रहा था, ठीक है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज से 360 अधिक का मूलधन क्या होगा। देखिए 8% दर से 3 वर्ष चलेगा तो 8 तिया 24% ब्याज मिलेगा उसको, और 6% रेट से 3 साल चला, 6 तिया 18% ब्याज मिलेगा उसको। कितना का अंतर है ब्याज में, 6% का अंतर है, यही है 360। तो 1% 60, तो 100% ही तो मूलधन है, 100% का वैल्यू 60 गुने 100, यानी कि 6000 रुपये क्या हो जाएगा, मूलधन। बताया समझ में ये भी। चलते हैं नेक्स्ट, ये भी पिछला शिफ्ट में था, ये लगता है इस क्वेश्चन में कुछ मिस है। एक सिंप्लीफाइड वैल्यू पूछ रहा है, तो ये गुना है, ये गुना है, जैसे कभी भी हल करेंगे तो बट्टा में तो आना ही नहीं है, तो कहीं लगता है कुछ कमी है या ठीक से ये प्रिंट ना हो पाया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 119 नंबर और सेकंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, कितना होगा।
एक शंकु है, इसका त्रिज्या 8 है, ऊंचाई 15 है। ये होता है तिर्यक ऊंचाई, इसको एल से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये? तिर्यक ऊंचाई। ये क्या होता है? तो बनता है समकोण त्रिभुज। तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर त्रिज्या प्लस हाइट का स्क्वायर के बराबर होता है। एल स्क्वायर बराबर त्रिज्या है 8, तटे 8 64, हाइट है 15, 15 का स्क्वायर 225, आ गया 289। एल बराबर रूट अंडर 289, कितना निकल गया? 17। एल इसलिए निकाले ताकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में उसकी आवश्यकता है। ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ पाई आर एल, यानी चारों तरफ का एरिया, और नीचे है वृत्त, देखो वृत्त जोड़ देते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। इसमें पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर बचेगा। ठीक है। पाई आर क्या है? 8, एल प्लस आर, एल 17, आर 8, 17 8 25 सठे 200, यानी कि 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कैसा लगा यह वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस दोनों शिफ्ट के वीडियो का, यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के वीडियो का जो पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। वहां से जुड़ के आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इसके जीके के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है, जो आपको आइडिया रहेगा एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन देखना हमेशा नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।